स्क्रीन जो है जी कोवेरिएंट सर, आ रहे हैं। कोवेरिएंट टेंसोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें कल मैंने लॉरेंस ये फील्ड टेंसर है, इसके मैंने सारी जीरो जीरो कंपोनेंट जो है वो जीरो होता है और आई जीरो कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी तरह जीरो आई जो है वो माइनस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ आई जे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे फिर आप इसको जो है वो निकाल सकते हो। कोई एक कंपोनेंट हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि आपने निकालना है 1 2, ठीक है, ये वाले तो सिंपल हैं। ये वाला है, इसको देख लेते हैं। ये 1 2 अगर निकालना है तो यहाँ 1 2 आ गया, और के पे समेशन है, के पे 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, कुछ 0 हो जाएगा और 3 आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखे हुए 1 2 3 तीनों लिखे हुए के पे समेशन में। तो इसमें ये 2 2 की वजह से 0, ये 1 1 की वजह से 0, यहाँ पे 1 2 3 भी 3 बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो के में सिर्फ 3 जो है कंट्रीब्यूट करता है, और एप्सिलॉन 1 2 3 जो है ये बाय डेफिनेशन 1 है, तो ये P3 हो गया, और P3 में फिर 3 को ऊपर लेके आओ आप, तो ये माइनस P3 हो जाएगा। तो और ये डेफिनेशन है BC की, तो माइनस BC। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 3 निकालना है तो 2 3 यहाँ पे आ गया, और के में फिर आपके पास 1 आएगा, सिर्फ 1 आएगा, और 1 को आप उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो ये दो दफ़ा दो इंटरचेंजेस करनी होंगी, एक 1 3 के साथ और एक 1 2 के साथ। तो दो माइनस साइन आएंगे, वो प्लस हो जाएगा। तो 1 2 3 और 1 2 3 जो आपका +1 है, फिर B1 और B1 जो है इसको सुपरस्क्रिप्ट 1 कर दोगे आप, माइनस साइन आएगा और ये बन जाएगा -BX। तो इस तरीके से आप सारे कंपोनेंट यहाँ निकाल सकते हो। तो 0 0 जो है वो 0 है, और 0 1 जो है वो 0 1 आप देख सकते हो, ये -E1 बनेगा, विच इज़ -EX। इसी तरीके से यहाँ पे 0 2 जो है -EY, 0 3 -EG। इसके बाद जो है 1 0 जो है जो यहाँ पे होगा उसका माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 0 जो है वो EY, और 3 0 जो है ये। इसके बाद 1 1 2 2 3 3 ये सारे ज़ीरो हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, जो एंटीसिमेट्रिक होता है उसमें सेम कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, ये। फिर 1 2 जो है ये हमने निकाल लिया था, ये -BC है। फिर जो 2 3 निकाल लिया था, 2 3 जो है ये है -BX निकाला था। इसी तरीके से आप 1 3 भी निकाल सकते हो, ये BY बन जाएगा, -BG BY और -BX। और इसी के अपोजिट यहाँ पे माइनस के साथ BX BY का ये -BY और BZ का ये माइनस। तो ये सारा आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। मैट्रिक्स तैयार हो गया, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसको फर्स्ट रो नहीं कहना है, इसको हम कहेंगे ज़ीरोथ रो। फिर ये होगी फर्स्ट रो, फिर ये सेकंड रो, फिर ये थर्ड रो। इसी तरीके से ये कॉलम जो है, ये फर्स्ट कॉलम नहीं बल्कि इसको हम कहेंगे ये ज़ीरोथ कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो ये रो और कॉलम की नोटेशन है, 0 0 ज़ीरोथ रो, 0 कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 का मतलब थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स जो है ये बनता है। तो अब जो है ये एफ वगैरह ये मैंने जस्ट समझाने के लिए डाले थे, इसको हटा देते हैं, तो आपका एफ म्यू न्यू जो है वो ये बन जाता है। इसमें छोटी सी आइडेंटिटी है वो हम प्रूफ करते हैं। जैसे दो लेविटिविटा टेंसर को आप लोग कंबाइन करते हो तो वो क्रोनेकर डेल्टा बन जाता है। तो उसे कंबाइन करने का ये होता है, एक इंडेक्स आप कंट्रैक्ट कर सकते हो, दो इंडिसेस कर सकते हो, इवन 3 भी कर सकते हो। एक इंडेक्स कंट्रैक्ट करोगे तो दो क्रोनेकर आएंगे, दो इंडिसेस कंट्रैक्ट कर लोगे तो बस ये दो फ्री इंडेक्स बच जाएंगे, एल और के, तो एक क्रोनेकर आएगा। तो इसके साथ जो सी है वो उसकी क्या वैल्यू होगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि सी की वैल्यू फाइंड करनी है। असल में तो यहाँ पे लेविटिविटा मैंने बता दिया था कि स्पेस इंडिसेस को ऊपर नीचे करने से माइनस साइन आते हैं। तो आपका जो आंसर है उसमें जस्ट एक माइनस साइन हमने फिगर आउट करना है, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो पहले भी हमने जो टेंसर कंपोनेंट थे शुरू में कोर्स के, आप बता सकते हो। तो इसको फाइंड करने का ये तरीका होता है कि के और एल की वैल्यू को आप 1 कर लो, 1 करने से सी आ जाएगा इस साइड पे। के और एल की वैल्यू को 1 किया, इधर भी आपने के और एल की वैल्यू को 1 कर दिया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1। अब आई पे भी समेशन है और जे पे भी। पहले एक समेशन खोल लो आप, तो पहले समेशन जे पे खोली हुई है,
तो यहाँ पे जे में 1 नहीं आएगा तो 2 आएगा, यहाँ 2 और 2, ये 2, ये 2, और फिर जे पे जो है 3 आएगा, ये 3 और ये 3। ठीक है, फिर इसके बाद आई की समेशन है, इसकी अलग समेशन खुलेगी, इसकी अलग। अब आई के लिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 रह गया, 1 और 2 पहले से हो चुके हैं तो ये 3 आ गया। इधर आई के लिए आपके पास सिर्फ 2 रह गया है तो ये 2 आपने कर लिया। अब ये जो आगे लेविज-वीटा इनको आपने बनाना है। 1 2 3 अगर ऊपर हो, ठीक है, तो +1 होता है, अगर नीचे हो तो -1 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है आपको 1 को इधर लेके आना है, तो एक इंटरचेंज, फिर 1 दूसरी इंटरचेंज, और फिर 3 2 को भी इंटरचेंज करना है तो 1 2 3 बन जाए, तो 3 इंटरचेंजेस बनेंगे यहाँ पे माइनस साइन, तो दोनों जो है -1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 है, इसको 2 को आप इधर ले आओ तो एक माइनस साइन, और फिर 1 2 3 को ऊपर लेके आओ तो फिर माइनस साइन, तो 2 माइनस साइन यहाँ पे, और यहाँ पे आप 1 को इधर लेके आओगे, 2 इंटरचेंजेस हैं तो ये प्लस, तो ये +1 ये 2 जो है ये बन जाता है। ठीक है, ये नीचे जो है मैंने शायद बनाया हुआ भी है, तो खैर, तो फिर यहाँ पे जब ये 2 बन गया तो सी की वैल्यू 2 निकल आई। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा। तो एफ का जो रिलेशन है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहता हूँ एफ की टर्म में, तो क्या करना होगा, यहाँ से आप जो है इसको ले सकते हो। हमारा ये है कि अगर तो हमारे पास ये रिलेशन गिवन है कि एफ जो है बी के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो बी जो है वो एफ के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इसके लिए आपको एक लेविज-वीटा जो है दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर इन दो लेविज-वीटा को कंबाइन करके आपको यहाँ बी बनाना होगा। ठीक है, तो ये मैंने किया, यहाँ पे एप्सिलॉन एल जे आई को इसके साथ कंट्रैक्ट करवाया, यहाँ पे भी एल जे आई इसके साथ कंट्रैक्ट। अब हमें इस कंट्रैक्शन का जो है वो आंसर पता है, दिस इज़ 2 टाइम्स डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा के एल, के पे समेशन होगी तो यहाँ पे एल आ जाएगा, तो 2bl। ठीक है, तो बी की वैल्यू निकल आई 1/2 एप्सिलॉन के जे आई एफ आई जे, और इस तरीके से। तो आपने अगर बी को लिखना है एफ आई जे के टर्म में तो इस तरीके से। तो अब ये एक साइज़ है आप लोगों के लिए कि अगर जो है सिर्फ एक इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो एल एल, तो आपके 2 इंडेक्स ऊपर फ्री हैं आई जे, नीचे भी 2 इंडेक्स फ्री हैं एम एन, तो आपके पास 2 क्रोनेकर डेल्टा का जो है वो कम्बिनेशन बनेगा, जो कि एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए आई जे में और एम एन में, जो कि है। ओवरऑल जो नंबर है वो आपने फाइंड करना है, और वो आप इसी तरीके से फाइंड करोगे कि कर सकते हो आप इसको, आप आई को जो है और एम को दोनों को 1 ले लो, जे और एन जो है इसको 2 ले लो। ठीक है, इसको 1 इसको 2, तो ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, और यहाँ डी आ जाएगा, और इधर आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकल आएगी। तो खैर ये बी की जो वैल्यू निकाली है ये आगे हमारी काम आएगी। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। वो एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ दी जा सकती है, यहाँ पे मैं इसके अरेंजमेंट कोई दे के आपसे पूछ लूँ कि ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू, अगर आपने एक्सरसाइज की होगी तो आप फ़ौरन से लिख सकोगे। तो अब आपने हम मैक्सवेल इक्वेशंस की तरफ चलना है। मैक्सवेल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स आते हैं, तो एक आप 4 डेल जो है वो इंट्रोड्यूस करोगे। 4 डेल जो है ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स म्यू, पोजीशन जो 4 पोजीशन है उससे आप बना सकते हो। ठीक है, एक्स म्यू जो है, अब यहाँ पे अगर टाइम कंपोनेंट हो तो ये सी टी बन जाता है, तो ये हो गया सी टी, और अगर यहाँ पे स्पेस कंपोनेंट हो तो फिर ये बन जाता है डेल ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे इंडेक्स आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ इंडेक्स अगर ऊपर है तो यहाँ पे जो है पार्शियल के ऊपर इंडेक्स नीचे आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे इंडेक्स अगर नीचे होगा तो यहाँ पे जो है ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पोजीशन पे यहाँ पे इंडेक्स अगर ऊपर होगा तो यहाँ आपने नीचे लिखना है, और यहाँ पे इंडेक्स नीचे होगा तो यहाँ ऊपर आएगा। अब यहाँ पे जो है अगर आप 0 पुट करते हो तो सी टी, और अगर यहाँ पे आई पुट करते हो तो आई को ऊपर लेके जाओगे एक माइनस साइन आएगा, तो ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे अगर इंडेक्स नीचे हो तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ इंडेक्स ऊपर हो तो यहाँ माइनस आता है। ये जो थोड़ा सा डिफरेंट है ऑपरेटर में, जो कि नॉर्मली एक 4 वेक्टर में क्या होता है, 4 वेक्टर में टाइम कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, और स्पेस कंपोनेंट जो है उसका भी पॉजिटिव होता है अगर इंडेक्स ऊपर हो।
और इंडेक्स नीचे हो तो फिर जो है यहाँ माइनस एन आता है। तो इसमें अब आपने ख्याल रखना है कि जो ऑपरेटर है इसका बिहेवियर थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है, एक नॉर्मल जो है 4 वेक्टर के लिहाज से। तो इसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट में। स्टूडेंट अगर डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हो दो 4 वेक्टर का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें ये होगा कि दोनों जो है इसके टाइम कंपोनेंट और माइनस ए डॉट बी बनता है। जबकि आप अगर डॉट प्रोडक्ट एक ऑर्डिनरी वेक्टर और एक डेल वेक्टर का लेते हो तो अब यहाँ पे एक प्लस साइन आएगा, ठीक है। ये प्लस साइन इसी वजह से आ रहा है कि इसका बिहेवियर जो है वो अपोजिट है। तो इसको आप ओपन करके भी चेक कर सकते हो, तो ये है। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो दोनों डेल वेक्टर का तो फिर सिचुएशन दोबारा वही बन जाएगी जो इसकी है, ठीक। तो इसमें जो है ये आपके पास टाइम पार्ट और यहाँ पे -2 का डेल। टाइम पार्ट जो है वो 1/c² पार्शियल 2 बाई पार्शियल t² माइनस डेल स्क्वायर। तो ये आपका जो ये बन गया। इसी को जो है वो बॉक्स भी कहते हैं। ये लैम्बर्टियन जो है ये ऑपरेटर जो है बॉक्स, यही आपके मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो हमने पोटेंशियल फॉर्म में लिखी थी, तो उसमें ये चीज़ आती है। और ये वेव इक्वेशन जो बनती है 1/c² पार्शियल 2 बाई पार्शियल। लेकिन अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक इंडेक्स ऊपर है, एक इंडेक्स जो है वो नीचे है, और ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लॉरेंस स्केलर है, ठीक है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इनवेरिएंस जो है मैक्सवेल इक्वेशन का फ़ौरन से आप चेक कर सकते हो इस नोटेशन की वजह से। अच्छा, इसके अलावा होते हैं मैक्सवेल इक्वेशन में चार्ज डेंसिटी होती है और चार्ज करंट होती है। उसके लिए आप करंट 4 वेक्टर बनाओगे जे म्यू। उसका जो टाइम पार्ट है वो रो सी बनेगा और जो उसका स्पेस पार्ट है वो करंट आपकी बनेगी, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो कैसे लिख सकते हो, तो वो आप देख लो यहाँ पे कि इसको आप लिख सकते हो 4 डाइवर्जेंस ऑफ 4 करंट इक्वल टू 0 जो है। इसको मैं खोल के बताता हूँ आपको। ये पार्शियल म्यू जे म्यू, इसमें पहले म्यू पे 0 आएगा और फिर इसमें दोनों पे स्पेस पार्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक जो है वो डेल ऑपरेटर है और एक ऑर्डिनरी वेक्टर है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। दोनों ऑर्डिनरी वेक्टर होंगे तो यहाँ पे माइनस साइन, दोनों डेल वेक्टर होंगे तो माइनस साइन, एक जो है वो ऑर्डिनरी वेक्टर और एक डेल ऑपरेटर होगा तो प्लस साइन। प्लस साइन आ गया, पार्शियल बाई इसको 1/c पार्शियल बाई पार्शियल टी बन जाएगा। ये जो रो सी प्लस जे डॉट दिस, और सी सी से कैंसिल हो गया तो ये आ गया पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0। तो यही चीज़ बन के जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को आपने लिख लिया किस नोटेशन में, 4 नोटेशन में, कम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है। 4 डाइवर्जेंस ऑफ 4 करंट इक्वल टू 0। तो अब आ जाते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशंस की तरफ। मैक्सवेल इक्वेशन में हम पहले जो है ये वो इक्वेशंस कंसिडर करते हैं जिसमें सोर्सेज मौजूद होते हैं। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें सोर्स जो है वो चार्ज डेंसिटी है, और दूसरा है कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो इसमें सोर्स जो है वो आपकी करंट है, ये 3 करंट डेंसिटी जो है, और ये सोर्स वाली है। इसके अलावा दो एक और इक्वेशन है, पहले हम इन दो के साथ काम करेंगे। अब इसको जो है अगर आप लिखना चाहते हो कंपोनेंट फॉर्म में तो डाइवर्जेंस ऑफ ई को आप इस तरह लिख सकते हो, डाइवर्जेंस में नीचे आई आ जाएगा, इधर जो है ई के ऊपर आई जो है, ठीक है। और इधर जो रो है ये असल में क्या है, ये जे नॉट है, लेकिन जे नॉट में सी भी होता है, तो सी आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी एक डिवाइड कर लो इस तरीके से। यहाँ पे फिर ई के नीचे भी आपने सी को मल्टीप्लाई किया तो नीचे जो सी स्क्वायर का फैक्टर यहाँ बन जाएगा, ठीक है, जे नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब सी स्क्वायर जो है वो होता है 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ म्यू नॉट आ जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरह बन रही है, डाइवर्जेंस ऑफ ये करके म्यू नॉट जे नॉट, ठीक है। तो एक ये बन गई। अब इसको भी आप लिख लो कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे आपके पास वेक्टर है, इंडेक्स आई आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ इंडेक्स आई आ जाएगा, यहाँ पे ये आई आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम इसको फ़ौरन कोवेरिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ डेरिवेटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ सोर्स है, तो यानी यहाँ पे एक 4 वेक्टर आना चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे एफ आना चाहिए और यहाँ पे जे म्यू आना चाहिए। यहाँ पे भी इसी तरीके का बिहेवियर है, तो इसको हम इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस जो सोर्स वाली हैं उनको आप जनरलाइज कर सकते हो, पार्शियल म्यू एफ म्यू न्यू म्यू नॉट जे न्यू। तो इसको आप चेक कर लो बाकी हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसमें जो है पहले आप ये डाइवर्जेंस ऑफ ई वाली हम इक्वेशन बनाते हैं। अगर न्यू को आप 0 कर दो, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो न्यू को 0 करोगे तो ये बन जाएगा पार्शियल म्यू एफ म्यू न्यू 0 हो गया,
और यहाँ पे इसको अगर आप खोलो तो म्यू की वैल्यू 0 आएगी और फिर म्यू की वैल्यू आई आएगी, और राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट जो है जे नॉट बन जाएगा। अब F00 जो है वो 0 है, तो अब आपके पास जो चीज़ बन गई वो बन गई पार्शियल म्यू। Fi0 जो है वो आपका EI/C है। तो आप देखो ये इक्वेशन बन गई विच इज़ जस्ट ये जो है आपकी ये ऊपर जो मैंने बनाई थी। इक्वेशन बन गई हमारी। तो इसी तरीके से अगर आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है, इसमें चेक करते हैं। अब न्यू फ्री इंडेक्स है, इसलिए पहले हमने 0 पुट किया था, अब यहाँ पे स्पेस इंडेक्स आई पुट कर देते हैं, तो न्यू इक्वल्स टू आई, न्यू इक्वल्स टू आई कर दिया आपने। तो यहाँ पे अब आपके पास जो म्यू म्यू आई बन गया, म्यू म्यू की जगह 0 आएगा, फिर म्यू म्यू की जगह जे आएगा। ठीक है, जे आएगा इस तरह स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट। और आप अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास फिर मैंने क्या बनाया हुआ यहाँ पे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास म्यू नॉट जो है जे आई आएगा। ठीक, अब F0I जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला पार्ट मैंने जो है ये यहाँ पे लिख दिया, और FJI जो है वो आपका उसकी डेफिनेशन ये है FJI की, ये ठीक हो गया। तो ये फिर आपके पास इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है इस तरीके से। तो हमने क्या किया हुआ है काम, ठीक, बस ठीक है, यानी बन ही गई ना। अच्छा, तो इधर जो है फिर हमने ये किया हुआ है कि आई को जो है वो मैंने उठा के जे के इस साइड पे लेके आया हूँ, तो एक माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन मैंने इसके पार्शियल के साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये आई जे के बन गया ये, और ये जो इक्वेशन है इसको क्या किया है, यहाँ दो सी के फैक्टर थे, 1/c² पार्शियल ई आई बाई पार्शियल टी। तो अब ये जो चीज़ है ये आपकी बन गई कर्ल ऑफ पी। ठीक है, ये कर्ल ऑफ पी बन गई, क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, और ये जो आपकी ये बन गई, और इधर साइड राइट साइड तो पहले ही बनी हुई थी, तो ये सारी चीज़ वही बन गई जो हमने ऊपर बनानी थी, तो ये बन गई। तो इसका मतलब है कि आप मैक्सवेल इक्वेशन को इस छोटी सी कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। इसमें लिखने का फ़ायदा क्या है, मैं सिर्फ कम्पैक्टनेस के अलावा इसके अंदर आप, मैंने कहा ना को वेरिएंट फॉर्म, इसमें ऑटोमेटिकली जो है ये बिल्ट इन फीचर है कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंसिस्टेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो यहाँ पे आप प्राइम, यहाँ पे प्राइम, यहाँ प्राइम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 वेक्टर है, इस साइड पे भी म्यू म्यू कंट्रैक्ट हो रहा है, वो स्केलर बन गया, यहाँ भी एक 4 वेक्टर है, तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम तरीके से हो रही है। ये आपने ऐसी नोटेशन में लिखो कि कंसिस्टेंट है विद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सवेल इक्वेशंस जो है उसके अंदर ही जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन मौजूद होती है। ठीक है, ये अलग से इक्वेशन नहीं है, इसके अंदर से ही आती है। वो कैसे आती है वो आप देख लो इस नोटेशन में। यहाँ पे आप डाइवर्जेंस ऑफ जे ले लो अगर आप, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे का मतलब ये होगा पार्शियल न्यू आपने इस पे अप्लाई करना है, यहाँ पे भी पार्शियल न्यू अप्लाई करना है, तो ये आपका डाइवर्जेंस 4 डाइवर्जेंस ऑफ जे बन जाएगा। क्या ये 0 आता है? ठीक है, हमें तो ऊपर देखा हुआ है कि 0 हमने इसको पुट किया हुआ है, ये 0 निकल के आना चाहिए यहाँ से। वो कैसे निकल के आता है, तो इसके लिए आप ये नोट करो कि ये वाली टर्म 0 है। ये वाली टर्म जो है वो क्यों 0 है मैं बताता हूँ आपको। अगर ये टर्म 0 है लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो 0 है, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी निकल के आएगी मैक्सवेल इक्वेशन से। ठीक है, तो अब इसको समझ लो आपकी ये कैसे 0 होता है। इन जनरल मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया हो कि एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर का की कॉन्ट्रैक्शन 0 होती है। तो ये जो है ये सिमेट्रिक टेंसर है म्यू न्यू में, इसके डेरिवेटिव आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पार्शियल म्यू को पहले लिख सकते हो, पार्शियल न्यू को बाद में। तो ये एक ऑर्डनरी सी चीज़ है कैलकुलस की, जो हम लोगों को पता है कि डेरिवेटिव पहले इसके रिस्पेक्ट से ले लो या उसके रिस्पेक्ट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी ये चीज़ है, ये बाई डेफिनेशन ये एंटी सिमेट्रिक है। म्यू न्यू जो है बाई डेफिनेशन आपका एंटी सिमेट्रिक है, ये म्यू न्यू में सिमेट्रिक है। इन दोनों की कंट्रैक्शन हो रही है, इसमें इंडस्ट्रीज सम्ड ओवर हो रहे हैं, तो ये चीज़ 0 होती है। कैसे 0 होती है इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डिनरी जो है वो जो है सिमेट्रिक टेंसर लिया है, जिसमें अगर इंडेक्स जो है वो चेंज करें आप तो प्लस साइन आता है, और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर लिया है जिसके इंडेक्स अगर आप इंटरचेंज करें तो माइनस साइन आता है। ठीक है, तो नीचे जो है इसको देखते हैं। तो ये एस म्यू न्यू और ए म्यू न्यू जो है ये आपने से कंट्रैक्ट किया। ठीक है, पहले स्टेप में मैंने ये काम किया है कि ये म्यू जो है ये डमी इंडेक्स है, और न्यू जो है ये भी डमी इंडेक्स है, क्योंकि इस पे समेशन हो रही है। तो डमी इंडेक्स का के लिए आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो। वो नोटेशन जो है मैंने म्यू की जगह न्यू लिख लिया और न्यू की जगह म्यू लिख लिया। तो यहाँ पे मैंने डमी इंडिसेस की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है यहाँ पे। ठीक हो गया।
इसके बाद मैंने सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज़ की है कि एस न्यू म्यू अगर मैं इसके इंडिसेस को इंटरचेंज करता हूँ तो ये सिमेट्रिक है, तो कोई साइन नहीं आएगा, ये मैंने म्यू न्यू बना लिया। और जबकि इसके इंडिसेस को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन आता है क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है, ये माइनस साइन आ गया। अब इसको जब माइनस साइन को आप बाहर लिख लें तो एस म्यू न्यू ए म्यू न्यू, ये वही चीज़ बन गई जो आपका शुरू वाली चीज़ थी आई, तो माइनस आई हो गया, तो इसका मतलब है आई इक्वल्स टू माइनस आई विच मीन्स आई ज़ीरो। तो ये खैर ये आपने हमेशा याद रखना है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर की कंट्रैक्शन जीरो होती है। तो इस वजह से जब आपने डेरिवेटिव लिया तो मैक्सवेल इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगी, जिसने आपको बताया कि डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है जीरो है, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल के आती है मैक्सवेल इक्वेशन से, उन दो मैक्सवेल इक्वेशन से जहाँ पे सोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बाकी दो इक्वेशंस की तरफ। बाकी दो इक्वेशंस कौन सी हैं जिसमें सोर्सेज नहीं है, वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो और कर्ल ऑफ ई जो है वो माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी जो है ये। तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो है और कर्ल ऑफ जो है आपका ये थी ई, हाँ कर्ल ऑफ ई जो है अच्छा यहाँ पे क्या किया हुआ मैंने जो है कर्ल ऑफ ई जो है डाइवर्जेंस ऑफ ई, अच्छा ठीक है, तो इक्वेशन मैंने नहीं लिखी यहाँ पे। तो खैर ये दो इक्वेशन अब बनानी है, ये दो इक्वेशन बनानी है, इसको बनाने की ट्रिक जो है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैसे बना सकते हो आप। अगर आप देखो तो बिल्कुल ये पहली जो दो इक्वेशन है इससे मिलती जुलती है इक्वेशन, फ़र्क कितना है कि यहाँ पे सोर्सेज हैं। अगर आप रो को जीरो कर दो, जे को जीरो कर दो, पहली दो इक्वेशंस में रो को मैं जीरो कर दूँ तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे जे जो है इसको मैं जीरो कर दूँ तो ये बन जाएगा कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। ठीक हो गया। अब पार्शियल ई बाय पार्शियल टी जो है इसमें जो ये आपके पास म्यू नॉट है एप्सिलॉन नॉट, ये 1/c² है, 1/c² है, इसमें 1/c² में से एक 1/c आप ई के साथ लगा लो, ये मैंने लगा लिया, और एक 1/c जो है वो पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो गायब हो जाएगा, वो सी इसके बी के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट टू इक्वेशंस को मैंने रीराइट किया है, ठीक है, और सोर्सेज जो है वो जीरो कर दिए। अब इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो इन दो इक्वेशंस को विद 3 और 4। इस इक्वेशन को देखो, डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू जीरो, यहाँ पे है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को देखो, ये है कर्ल ऑफ ई प्लस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी इक्वल टू जीरो, इधर है कर्ल ऑफ माइनस सी बी प्लस पार्शियल ई बाय पार्शियल सी जो है पार्शियल टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है कि ई और बी में कुछ एक लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन को सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। वो सिमेट्री क्या है, उसको हम डुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कि अगर ई बाई सी को मैं बी कर दूँ और बी को जो है वो ई बाई सी कर दूँ माइनस साइन के साथ, तो ये वाली दो इक्वेशंस जो हैं वो ये वाली दो बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास ई है, ई को जो है वो आप बी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ई के बजाय यहाँ पे इसको नीचे सी लिख देता हूँ। ई बाई सी जो है इसको मैं बी कर दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे देख लो आप बी को क्या करना है, ई बाई सी जो है माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सी सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, ये बन गया, और ई बाई सी जो है इसको आपने करना है बी, तो यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इन दो इक्वेशन से, जो कि ये फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं, ठीक है, विदाउट सोर्सेज, इनसे आप ये इक्वेशन बना सकते हो अगर आप ये काम कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड करना है आपने। इसको हम डुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक ड्यूअल जो है वो फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। तो ये काम करना है तो फिर हमारे में, क्योंकि हम ये इक्वेशन तो हम बना चुके हैं, ठीक है, ये इक्वेशन हम बना चुके हैं, और वो ये है आपके पास ये वाली। इसमें क्या है कि सिर्फ जो आपने सोर्स टर्म जो है वो जीरो करनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है आपकी तैयार है, ये सोर्स इक्वेशन जो आपने जीरो करनी है। मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। असल में ये है पार्शियल म्यू म्यू, ये आप बना चुके हो। अब एफ जो फील्ड टेंसर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपने ये काम करना है बस, तो आपकी जो है वो दूसरी इक्वेशन भी बन जाएंगी। तो ठीक है, तो अब वो कर लेते हो, अगर आप जब एफ म्यू के अंदर ये काम कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है वो भी लिख लेते हैं।
अंडर ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये बन जाती है इसको कहते हैं ड्यूल टेंसर। ग्रिफिथ की बुक में इसकी जो नोटेशन है वो जी की है, तो मैं दोनों लिखी हुई हैं, जी की चीज़ है। ठीक, तो ये अंडर ड्यूल ट्रांसफॉर्मेशन आपका एफ म्यू न्यू जो है वो क्या बन जाता है, वो ये बन जाता है। एफ म्यू न्यू टिल्डा जो है वो जी म्यू न्यू के बराबर हो जाता है अंडर ड्यूल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बस अब ये आपकी जो इक्वेशन है ये तैयार हो गई। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे एफ म्यू लिखा हुआ है, जे सोर्स को जीरो करना है और एफ म्यू को टिल्डा करना है। टिल्डा कर लो या इसके लिए ये नोटेशन यूज कर लो। अब बस हमने ये जी जो है निकालना है, जी एफ टिल्डा जो है, तो एफ जी जी म्यू विच इज एक्चुअली एफ टिल्डा म्यू इज द ड्यूल टेंसर ऑफ एफ म्यू। ठीक है, तो अब आप देख लो कैसे बनेगा ये आपके पास पूरा जो है मैट्रिक्स है एफ म्यू का। आपने क्या करना है, ई बाय सी को क्या करना है, बी करना है, तो यहाँ पे माइनस बी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी वाई, यहाँ पे माइनस बी सी, इसी तरीके से ये हो गए। और जहाँ पे बी होगा वहाँ क्या करना है, वहाँ माइनस ई ओवर सी, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये प्लस ई सी बाई सी, और इसी तरीके से ये बन जाएगा, ये पूरा टेंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसको एक और तरीका भी है बनाने का, और वो ये है इसमें 4 लेविट्विटा टेंसर आता है। ठीक, एफ म्यू न्यू जो है ये आपका, इसका एफ सिग्मा रो लिख लो आप इसको, रो सिग्मा, और इसको कंट्रैक्ट कर दो एक 4 इंडिसेस वाले लेविट्विटा टेंसर के साथ, विच इज म्यू न्यू रो सिग्मा। रो सिग्मा को आप कंट्रैक्ट करोगे रो सिग्मा के साथ, जो फ्री इंडेक्स है म्यू के वो इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे 1/2 आता है। और इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन ये है कि 0 1 2 3 जो है वो +1 है, तो अब इसमें से कोई भी रिपीट करेगा वो 0 हो जाएगा, और इसमें से आप स्पेस इंडिसेस को ऊपर नीचे लाओगे तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसकी 4 लेविट्विटा टेंसर की है। तो अब हम एक जो है कंपोनेंट चेक करते हैं कि वाकई इससे ये डेफिनेशन जो है वो वाकई हमें ये चीज़ देती है कि नहीं देती। तो इसमें देखो आप, ये 0 1 का मतलब है 0th रो और फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब है ये माइनस पी एक्स। तो हम चेक करते हैं वाकई माइनस पी एक्स हमारा बनता है कि नहीं बनता। तो ये 0 1 किया हमने यहाँ पे, हाँ ये माइनस पी एक्स। ठीक है, तो 0 1 जो है वो असल में अब हम बनाना चाहते हैं फ्रॉम एफ में यू, यानी यहाँ से। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ आपने 0 1 कर दिया, 0 1 यानी 0 1। ठीक है, और अब आपके पास समेशन है रो पे भी और सिग्मा पे भी। तो पहले आप रो पे समेशन ओपन करो, रो में ना तो 0 आएगा ना 1 आएगा, इसमें 2 और 3 आएगा। पहले 2 लिख लिया और फिर 3 लिख लिया, फिर इसके बाद सिग्मा की समेशन है, और सिग्मा में आपके पास अब 0 1 2 नहीं आ सकता, यहाँ 3 आएगा सिर्फ, और यहाँ पे 0 1 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 आ गया। अब 2 आ गया, अब 0 1 2 3 जो है वो बाई डेफिनेशन +1 है, यहाँ पे +1 आ गया। और ये 0 1 3 2 है, इसको 2 को इस साइड पे ले आओ तो ये 2 3 बन जाएगा, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब ये 2 3 है और ये 3 2 है, ये एंटीसिमेट्रिक है, तो इसको 2 3 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 टाइम्स हो गया और 2 2 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास F23 जो है वो बन गया। F23 है, इसको अगर आप ऊपर भी लेके आओगे तो क्या बनेगा, ये वो स्पेस इंडेक्स अगर आप ऊपर लेके आओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस साइन आएंगे। ठीक हो, 2 3 देखना है आपने। अब यहाँ पे आपके पास ये आपको गिवन है, तो 2 3 का क्या मतलब 0 1 2, ये सेकंड रो है, 0 1 0 1 2 3, ये 2 3 आ गया जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ग्रीन से, तो माइनस पी एक्स। तो यहाँ पे आपका जो है ये माइनस पी एक्स जो है ये आएगा। तो ये इस तरीके से आपने चेक कर लिया कि वाकई ये डेफिनेशन जो है वो आपको ड्यूल टेंसर दे सकती है, जो हमने ऊपर बनाया है एफ म्यू म्यू जो है एफ रो सिग्मा से या एफ म्यू न्यू से। तो अब फाइनल जो है हमारी पूरी इक्वेशन जो है सोर्स फ्री जो इक्वेशन है, कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ सोर्स फ्री मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो आपकी ये तैयार हो गई। ये है पार्शियल म्यू एफ म्यू न्यू टिल्डा, और ये जो है इस तरीके से, इसी को आप है इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको रिड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे देखो आप, ये रो है, यहाँ म्यू है या न्यू, इस चीज़ को आपने साइकिल में रोटेट करना है। ठीक है, रो के बाद म्यू,
म्यू के बाद न्यू, न्यू के बाद रो। ठीक है, अब रो की पोजीशन आपने अगर यहाँ पे रख ली तो फिर रो से आगे जो है वो म्यू है ये। ठीक है, फिर रो को और आगे आप ले आए तो म्यू पीछे आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको बयान की आइडेंटिटी भी कहा जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन जो है कर सकता है। ये थोड़ा सा इसमें स्टेप्स है, मैं आप लोगों के लिए वो स्किप कर देता हूँ। वो एक थोड़ी सी इसमें फिर लेविज मीटर डेंसिटी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, किसी का दिल करे तो वो कर सकता है। लेकिन अच्छा, इसके अलावा ये एक्सरसाइजेज आप लोगों की एग्जाम में अगर इसमें मैं बना सकता हूँ एफ मेन्यू लिख के आंसर यहाँ पे, ये आंसर जो यहाँ लिखे हुए हैं हो सकते हैं इनमें 2 का फैक्टर सही ना हो, माइनस प्लस का, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैं एग्जाम में अगर एफ मेन्यू लिख दूंगा तो आप और मैं ऑप्शन दे दूंगा तो आपने फिर जो है वो जिसने सही किया होगा इसको खुद से कैलकुलेट के वाकई क्या आंसर आता है चेक किया होगा वो फिर लिखेगा। तो एफ मेन्यू को अगर आप कंट्रैक्ट करो तो ये क्या, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। एफ मेन्यू टिल्डा को अगर आप करो कंट्रैक्ट तो क्या ई डॉट बी के साथ क्या फैक्टर आता है। एफ मेन्यू टिल्डा जो है क्या इसके बराबर होता है प्लस के साथ या माइनस के साथ। ठीक है, और इतना बस पता होना चाहिए कि जो आपकी सोर्स फ्री मैक्सवेल इक्वेशंस है उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है टिल्डा के साथ और इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नीचे जो है मैंने थोड़े से वो बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से जो है आप इसको ये कर सकते हो। लेकिन इसको भी आप स्किप कर देते हैं। अच्छा, मैं ऊपर चल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लेक्चर थे, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं मैंने काफ़ी नहीं थोड़ी बहुत चीज़ें स्किप की। आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो मैं बता पाया इसमें क्लासिकल गैलीलियन रिलेटिविटी थी। और वो हमने देखा कि न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ देखने की कोशिश की तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ ये कंसिस्टेंट नहीं थी। लेकिन फिर इसको मॉडिफाई किया आइंस्टाइन ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस तरह लिख सकते हो आप, अगर आप एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव कहते हैं, एक्स डायरेक्शन में बूस्ट है या वाई में या सी में। ठीक है, लॉरेंस बूस्ट है। और ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस हो जाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में। इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसमें रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टेनिटी है कि कोई भी दो इवेंट अगर सेम टाइम पे हुए हैं एक इनर्शियल फ्रेम में तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे इनर्शियल फ्रेम में भी वो सेम टाइम पे हों। तो ये चीज़ रिलेटिव है सिमिल्टेनिटी। इसके बाद जो है आपकी ये हाँ सिंक्रोनाइज जो है ये क्या आप देखते हो और क्या ऑब्जर्व करते हो उसमें फ़र्क है, उसके लिए एक प्रॉब्लम है। ग्रिफिथ का टाइम डायलेशन है कि मूविंग क्लॉक्स जो है वो रन स्लोअर। तो मूविंग क्लॉक्स जो है वो स्लो टिकिंग करते हैं, उनकी एजिंग स्लो होती है। कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है तो उसकी जो टाइम है उसकी एजिंग स्लो, उसके टिके करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और लेंथ कंट्रैक्शन है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट होती है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर एक जो है रॉड जो है वो आपका इस तरह मूव कर रहा है, उसकी जो रेस्ट लेंथ है वो एल नॉट है तो वो कंट्रैक्ट हो जाएगी एल नॉट बाई गैमा करके। ठीक है, लेकिन अगर रॉड जो है वो थोड़ा सा मैं तिरछा कर दूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है लेकिन रॉड जो है वो थोड़ा सा तिरछा है, या मैं आपको जो है एक स्क्वायर दे दूँ, ठीक है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर दे देता हूँ या क्यूब दे देता हूँ, स्क्वायर का एरिया जो है वो आपको पता है तो अब मैं कहता हूँ कि वो मूव कर रहा है विद स्पीड जो है v के साथ, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह टाइम डायलेशन से बन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर ये परपेंडिकुलर डायमेंशन जो है ये नहीं होती। फिर मैंने एक आपको प्रॉब्लम कराया म्यू नॉट का। म्यू नॉट जो है एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है और वो सरफेस का अर्थ पे पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। तो नॉन रिलेटिविस्टिकली जो है वो उसको जो वो पहुंचने से पहले डिके कर जाता है और रिलेटिविस्टिकली वो पहुंच पाता है, लेकिन किसके फ्रेम के लिहाज से, अर्थ के, और फिर उसके बाद म्यूऑन के फ्रेम के रेस्ट फ्रेम से, दोनों से आपने देखा कि इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। एक में टाइम डायलेशन के साथ ही गैमा फैक्टर आ रहा है, एक में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ गैमा फैक्टर आ रहा है। यानी एक में गैमा फैक्टर आप यहाँ पे लगा रहे हो टॉप के साथ, यही गैमा फैक्टर उठा के इस साइड पे नीचे लेके आ रहे हो। ठीक है, तो उसे जो लेंथ नज़र आ रही है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा जो है ट्विन पैराडॉक्स है। ट्विन पैराडॉक्स में जो है वो कि एक जो है वो ट्विन जो है वो
जाता है स्पेस शिप में बहुत दूर और एक ट्रिप लगा के वापस आता है, क्योंकि दोनों के लिहाज से जो है वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं, तो दोनों क्लेम करेंगे कि दोनों की क्लॉक उसकी क्लॉक दूसरे की क्लॉक जो है वो स्लो चल रही थी। स्लो चलने का मतलब है कि वो ज़्यादा यंग होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्लेम करेंगे कि वो यंग है। लेकिन जब दोनों जो है वो एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं तो फिर कंट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए। तो कौन जो है वो सही है कौन गलत है, इसमें क्या सिचुएशन है पैराडॉक्स की। तो ये है बार्न लैडर पैराडॉक्स। यहाँ पे एक सीढ़ी है जो कि थोड़ी बड़ी है इस कमरे से, लेकिन जो है अगर आप इसको तेज़ी के साथ दौड़ाते हुए लाएं तो इसकी लेंथ कंट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये अंदर आ जाती है। या फिर अगर आप सीढ़ी के फ्रेम से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कमरा दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, वो छोटा हो जाता है, तो फिर ये कैसे आएगी। तो ये कंट्राडिक्शन है, इसमें कंट्राडिक्शन इसका ताल्लुक रिलेटिविटी और सिमिल्टेनिटी के साथ है। इसी तरीके से इसका एक और नाम भी है वो टनल जो है, ट्रेन टनल। एक ट्रेन है, एक टनल में से गुजरती है, टनल समझ लो आप इसको, ये ट्रेन है। तो ट्रेन जो है वो ज़रा बड़ी है टनल से, लेकिन क्योंकि वो तेज़ी के साथ आ रही है तो फिर जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, तो अंदर आएगी। लेकिन टनल पे बैठा हुआ शख्स देखेगा, ये टनल पे बैठा हुआ शख्स देखेगा, लेकिन ट्रेन पे बैठे हुए शख्स देखेंगे कि वो जो टनल है वो छोटी हो जाती है। तो ये पैराडॉक्स जो है इसका ताल्लुक किससे है, बेल शिप है। इसमें एक स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे बांध दी है स्पेसशिप के, दोनों तेज़ जो है 0 से 20 स्पीड तक इनको एक्सलेट सेम हिसाब से किया जाता है, और फिर जो है ये बी के साथ दौड़ना शुरू हो जाते हैं। अब हमें पता है कि इसकी रेस्ट लेंथ और इसकी जो बी स्पीड के साथ जो लेंथ है वो कंट्रैक्टेड है, तो क्या ये स्ट्रिंग टूट जाएगी कि नहीं टूटेगी। फिर यहाँ पे जो है ये इसका सर्कमफ्रेंस एरिया की मैंने बात की। डॉपलर इफेक्ट जो है वो आप ट्विस्टिक डॉपलर इफेक्ट है, इसमें एक जो है नॉन ट्विस्टिक जो है फार्मूला बस इस हद तक होता है। यहाँ पे अगर आप इसको रेस्ट टाइम कर लो आप जो है टी नॉट, लेकिन नॉट जो ट्विस्टिक फैक्टर आ जाता है टाइम डायलेशन की वजह से यहाँ पे गैमा। तो फिर खैर यहाँ पे जो है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट जो है वो ये इफेक्ट आते हैं रेटिविस्टिकली, जो है ये चीज़ें आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं या वे कर रही हैं। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे आप इलास्टिक की ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो। इलास्टिक की ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, और इलास्टिक की ट्रांसफॉर्मेशन में आप आराम से किसी भी फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट देख सकते हो कि वो किसी दूसरे फ्रेम में भी सेम ही रहेगी। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल आप लोगों को कराई थी। तो इससे भी मिलते जुलते क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये जनरलाइज फॉर्म लिखी है हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये आप लोगों ने देखा इसमें। और रैपिडिटी है, ये एक यूज़फुल कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ कि इसकी क्या यूज़फुलनेस है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ बताई हुई है कि इसमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है रिलेटिविस्टिकली एडिशन जो है, जबकि ये जो है बिल्कुल रैपिडिटी इसी तरीके से ऐड होती हैं जैसे जो है वो गलीलियन वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है, वन डायमेंशन में ये इसकी सिचुएशंस पर रहती है। मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो हमने प्रूव किया। अब ये जो चीज़ है ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन में क्या बन जाता है, ये जस्ट बॉक्स बन जाता है। ठीक है, ये पार्शियल में बन जाता है, वहाँ पे एक स्टेप के अंदर ये लॉरेंस इनवेरिएंट है। यहाँ पे तो मैंने काफ़ी स्टेप करके आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इसका इनवेरिएंस जो है वो बताया। स्पेस टाइम इंटरवल है डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा आर स्क्वायर जो है, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दोनों बराबर हैं। 3 तरह के इंटरवल जो है वो बन जाते हैं। 3 तरह के इंटरवल है, एक टाइम लाइक है, एक स्पेस लाइक है और एक लाइट लाइक है। अच्छा, तो ये है इम्पोर्टेंट। इसमें लाइट कोन है, लाइट कोन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यहाँ पे ये आप इधर खड़े हुए हो प्रेजेंट पे, अब किसी भी पॉइंट पे अगर आपने पहुँचना है, उसके दरमियान का जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो आप देखोगे कि वो अगर नेगेटिव वो है टाइम, वो अगर पॉजिटिव है तो टाइम लाइक है, तो फिर आप जो है वो उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा, पॉजिटिव है तो टाइम लाइक है, हाँ, और नेगेटिव है तो स्पेस लाइक है, उसके लिए आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो डिस्कनेक्टेड है आपसे। और लाइट लाइक है तो क्या कर सकते हो, पास्ट कौन, फिर फ्यूचर कौन, और किसी भी ट्रेजेक्टरी पे कोई भी कौन बनाओगे वो इसके इनसाइड लाई करेगी। ठीक है, टाइम ऑर्डरिंग है, इसमें टाइम ऑर्डरिंग जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं करती, कि ये नहीं हो सकता कि एक इवेंट पहले हुआ एक बाद में हुआ। तो कोई ऐसा फ्रेम आप फाइंड कर लो जिसमें इनका आर्डर चेंज हो जाए। आर्डर चेंज होने का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती। और ये हो गया, और ये ठीक है, कॉज ऑलवेज प्रीसीड्स इफेक्ट जो है। मैंने कॉज की स्पेस डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के बताई। अच्छा, इसके अलावा टाइम डायलेशन प्रॉपर इसमें जो है 4
वेक्टर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की नोटेशन। इसमें एक मीट्रिक टेंसर है। मीट्रिक टेंसर और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इससे मुतल्लिक क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये क्या करता है और वो क्या करता है। मीट्रिक टेंसर जो है वो इंडिसेस ऊपर नीचे करता है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दो फ्रेम्स में कनेक्शन बनाता है। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तो ये चीज़ हमने बताई। यहाँ पे पोजीशन को मैंने इंट्रोड्यूस किया। स्पेस पार्ट हमारी नोटेशन में ऊपर नीचे आते हैं तो माइनस साइन आता है। अच्छा, और ईटा अपना ही इन्वर्स होता है, वो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, नोटेशन बनाई कि ठीक है ईटा के इंडिस ऊपर होंगे तो वो इन्वर्स होगा, ईटा के इंडिस नीचे होंगे तो वो जो है वो क्या होगा, और अगर एक ऊपर एक नीचे होगा तो वो असल में क्रोनेकर डाटा है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखा और इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो ये है, लैम्डा ट्रांसपोज ईटा लैम्डा इक्वल्स टू ईटा। अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज एक ये भी है कि इसका इन्वर्स किसके बराबर होता है वो फाइंड करना। इसके मैं अब आंसर लिख दूंगा बहुत सारे कि लैम्डा इनवर्स इक्वल टू व्हाट। तो अगर आप की होगी तो आप फ़ौरन से इसका जवाब लिख सकोगे टर्मिनल में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के तौर पे ये मैं आज आपको ये इस फाइल दे दूंगा, इसकी पीडीएफ। ट्रांसफॉर्मेशन जो 4 वेक्टर इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है, मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं कि जो है पी वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। बताना है कि पी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होता है जैसे कि ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ कि ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें यहाँ पे बस पी आ जाए। तो ये चीज़ आपने कोई भी 4 वेक्टर इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है। अब दो वेक्टर, अच्छा इसके अलावा जो है कोई टेंसर अगर मैं दे दूँ आपको, एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो है वो कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। लेट से कोई भी टेंसर है, आपने नहीं तब भी जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो फिर यहाँ पे म्यू के लिए एक आएगा और न्यू के लिए एक और आएगा। ये इधर आप म्यू के लिए एक न्यू के लिए यहाँ पे आपने अल्फा कर लो आप, और यहाँ पे जो है वो बीटा। यहाँ पे आपका जो ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर है। नहीं है कि आपने वो चीज़ पढ़ी हो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं एनर्जी मोमेंटम टेंसर होता है क्या है। बस ये दो इंडिसेस का एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, तो फिर ऐसे होगा जितने भी इसके इंडिसेस आएंगे ऊपर म्यू न्यू रो का, तो उतने ही यहाँ लैम्डा फैक्टर आएंगे। यहाँ पे इट्स लाइक कि ये प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, एक 4 वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 4 वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, बिल्कुल ऐसे जो है इसमें दो दो मैट्रिसेस आएंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन में। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आर्बिट्रेरी वेक्टर बीटा के लिए हमने सारा लिख लिया, और फिर जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को डॉट प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया कैसे बना सकते हो, और 4 डॉट प्रोडक्ट जो वो किसके है इस तरीके से। ठीक है, 4 डॉट प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर होता है। और अगर हम यहाँ पे जो है वो क्या काम करें कि दोनों एम कर दूँ मैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये आपका बन जाएगा ये, और यहाँ पे सही हो गया। और इसको अगर आप आगे लेके चलो तो ये क्या बन जाएगा, और ये ठीक है। तो टाइम पार्ट का स्क्वायर माइनस ये 4 वेक्टर। वैसे जो है किसी भी वेक्टर का अगर 3 स्पेस वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही लो, ठीक है, और वो अगर नॉन ज़ीरो हो तो कभी भी वो ज़ीरो नहीं होता, लेकिन ये जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है, ये लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है। इसके अंदर तीनों पॉसिबिलिटी जो वो आती हैं। ठीक है, तो इक्वल टू ज़ीरो भी आप कर सकते हो। लेट से कि मैं कहूँ कि मुझे एक वेक्टर मैं आपको दे दूँ, एक एक वेक्टर है और मैं कहूँ कि इसका मुझे जो है आपने बनाना है क्या, लाइट लाइक लाइट लाइक 4 वेक्टर बनाना है। तो लाइट लाइक 4 वेक्टर बनाने का तरीका फिर ये होगा आपका कि आप जो है इस तरह बना सकते हो
म्यू इक्वल्स टू, इसका जो टाइम पार्ट होगा वो इसी के बराबर होगा। ठीक है, जो कि यहाँ से देखो आप निकल के भी आ रहा है। इसको लाइक बनाओगे तो इसका टाइम पार्ट असल में आपने बताना है। तो ये जो है ये दोनों इक्वल टू जीरो तभी होंगे जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई यहाँ पे कि लाइक वेक्टर कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टाइम पार्ट लिखना है और टाइम पार्ट ही की असल में वैल्यू बतानी है। और टाइम पार्ट की जो 3 वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड अगर आप यहाँ पे लिख लो क्या बन जाएगा, ये लाइक वेक्टर बन जाएगा। तो मैं अगर आपको कोई वेक्टर दे दूँ, कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर, तो मेरे को इससे लाइक वेक्टर बनाना है, तो फिर उसका तरीका है कि आपने बताना है कि इसका टाइम पार्ट जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्योंकि ये जो है ये वेक्टर है और ये टाइम पार्ट जो है ये एक स्केलर होता है। स्केलर उसकी मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर की स्केलर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइक जो है वेक्टर बना सकते हो। तो इसी तरीके से टाइम लाइक कैसे बना सकते हैं और स्पेस लाइक कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा उसके मतलब भी आप लोग। इसके अलावा जो है ये आपका फोर वेलोसिटी बन गई है। फोर वेलोसिटी जो है वो आप देख लो यहाँ पे, क्या ये फोर वेलोसिटी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं मैसलेस पार्टिकल के लिए। ठीक है, मैसिव पार्टिकल के लिए आप कर सकते हो, मैसलेस के लिए कर सकते हो कि नहीं। मैसलेस यहाँ गैमा के देखो नीचे 1 माइनस वी ओवर सी आता है, वी सी के साथ दौड़ता है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वी सी के साथ दौड़ता है तो गैमा जो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसके बारे में आपने देखना है कि वाकई किया जा सकता है कि नहीं मैसलेस के लिए। अच्छा, और मोमेंटम बना लिया आपने, मोमेंटम, और इसमें हमने ये एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाई, मैस, और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, मैसलेस पार्टिकल के लिए एनर्जी और मोमेंटम अनडिफाइंड है। ई पी सी के बराबर होता है, वी सी के बराबर होता है। एनर्जी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से एच एफ लिखी जा सकती है। पी स्क्वायर जो है वो जीरो होता है। ठीक है, एम जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। एम चार्ज, क्यू और इस तरह की चीज़ें, जो टाउ है वो। तो ये मैंने यहाँ पे फोर देखो मोमेंटम जो है बनाया है, लाइक जो है वो उसकी वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर। कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं ये सारी चीज़ें देख ली। फिर आपको मिनकॉस्की फोर्स आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी म्यू, ये सारा जो है। ठीक है, मिनकॉस्की फोर्स जो है इसका टाइम कंपोनेंट क्या है, इसका स्पेस कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा, दोनों जो है वो गैमा टाइम्स करके आ जाते हैं। गैमा टाइम्स एफ और गैमा टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ज़्यादा अच्छे तरीके से इस तरह लिखा जा सकता है कि गैमा टाइम्स एफ और बीटा डॉट एफ जो है ये इसकी फाइनल फॉर्म बन जाती है। और के जो है क्या यू के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, के का यू के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो ये चेक कर लो आप जो है किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है। फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, मैं फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कहीं पे मैंने शायद लिखी है या नहीं। एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या प्रिजर्व रहता है अंडर उसको बनाया हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो ई माइनस एम सी स्क्वायर होती है, आगे हाफ गैमा एम बी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसका पता होना चाहिए ये चीज़ में। जो है वो के अगर ज़ीरो है फोर्स आपकी जो है वो, तो फोर मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाता है इसमें। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब है कि मैसेज जो इंटैक्ट रहते हैं वो नहीं चेंज होते। तो यहाँ पे फिर हमने देखा फोर नोटेशन में क्यों, और ये कंपाउंड स्कैटरिंग के हवाले से, और रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट जो है वो देखा हमने एक स्टेप में निकाल लिया। फिर स्कैटरिंग्स जो हैं, टू पार्टिकल स्कैटरिंग हम पढ़ी, इसमें 3 वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। मैंडलस्टाइम वेरिएबल एस टी यू। ठीक है, तो शुरू के 2 हैं मोमेंटम, उनका सम, तो एस बनता है पहला, और जो है वो सी वाला जो है। ठीक है, पहला और ये सी वाला जो है डी बनता है, और ए जो है वो डी के साथ जो है वो यू बनता है। तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इनका बराबर है। तो वो ये आप देख सकते हो फ्रेम्स में, लैब फ्रेम में और जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने इनको निकाला। खास तौर पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप बताओगे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एस जो है वो टोटल सेंटर ऑफ मास एनर्जी बनती है, जबकि टी जो है वो माइनस टी अगर कह लो आप, मोमेंटम ट्रांसफर का स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो इनकी इंटरप्रिटेशन है। एस क्या लाइट लाइक है, टाइम लाइक है, स्पेस लाइक है, एस क्या है वो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन आप
वेलोसिटी निकाली, सेंटर ऑफ मास की मिनिमम थ्रेशोल्ड, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पार्टिकल जो है मैं आपको कोई रिएक्शन लिख दूँ, उससे पूछूँ इसका मिनिमम जो है वो थ्रेशोल्ड क्या है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है किनेमेटिकली कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए डिके रेट्स के लिए। ये हमने बनाया था कि मास जो है वो जो डिकेइंग पार्टिकल है उसका इक्वल या ज़्यादा होना चाहिए सम ऑफ द मासेस ऑफ द डिकेइंग पार्टिकल। केयरफुल रहना आपने इसमें, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। वो लिखा, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपने एक जो है उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, क्या और भी कोई ऐसा टेंसर आप बना सकते हो, कोई ऐसा टेंसोरियल ऑब्जेक्ट्स जो है जिसके 6 एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ आपसे है। अब मैंने 2 इंडेक्स का बनाया, लेकिन वो एंटीसिमेट्रिक है, तो फिर इसको इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। तो और भी कोई ऐसा है टेंसर जिसके 6 एलिमेंट हो, तो उसमें डाल सकते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के 4 वेक्टर बनाए जा सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 वेक्टर बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड अगर टाइम पार्ट में रख लो तो आप लाइट लाइट वेक्टर बना सकते हो। तो क्या ये चीज़ सही होगी, क्या ऐसा करना सही होगा, इसमें फिजिक्स है सारी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं, फिजिक्स जो है एफ मीनू, अच्छा ये फील्ड है, और करते करते गए तो हमारा ये थोड़ी सी आइडेंटिटी है कि मैं आपसे छोटी मोटी आइडेंटिटी है 11वीं तक ये जो है इनके तमाम देखो, एक इंडेक्स का सम किया हुआ है, फिर 2 का किया, फिर 3 का, ये तीनों एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ये तीनों इंडेक्स का सम कर दिया जाए तो फिर क्या आंसर आता है वो आप फ़ौरन से निकाल के बता सको। जैसे इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और फिर ये सारी फॉर्म जो है, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं।